अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और सर्विक्स का बिल्कुल लास्ट सा पोर्शन है जिसमें बेटे हमने सर्विसाइटिस की बात कर ली थी और कार्सिनोमास की बात की थी, लेकिन कार्सिनोमास की पैथोजेनेसिस पढ़ी और फिर हमने प्रिकर्सर लीजन सेल पढ़ी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो सेल होती है उससे आगे जाहिर है कि सर्विक्स का कार्सिनोमा हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स या इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, अब इस वीडियो में बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा के क्या फीचर्स होते हैं और ये किस तरह से होता है। तो कहते हैं जो भी इन्वेसिव कार्सिनोमाज है सर्विक्स के अंदर उनकी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें से भी मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास स्क्वैमस वाला जो है वही होता है। सो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा में और 75% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 2 बेटे एडिनो कार्सिनोमा है और वो नंबर 2 जो है वो 20% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ को मिक्स भी होते हैं, यानी दोनों होते हैं, लेकिन ये लेस देन 5% रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये केसेस की रेशो हो गई। उसके अलावा बेटे कहते हैं कि ये जितनी भी इसकी कॉजेज होती हैं ये एचपीवी एसोसिएटेड होती हैं, चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिनको भी एचपीवी होता है अगर उनके इम्यून सिस्टम ने इसको क्लियर ना किया और साथ में मल्टीपल म्यूटेशंस हुई तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल फिर आगे से बेटे लो ग्रेड सेल भी होता है और हाई ग्रेड सेल भी होता है। कुछ केसेस में लो ग्रेड सेल हाई ग्रेड में कन्वर्ट होता है और हाई ग्रेड सेल फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा और इन्वेसिव कार्सिनोमा की फिर ये टाइप्स और डिफरेंट सब टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो आपके पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, उसके बाद बेटे वो ये बात करता है कि ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है अगर हम लोग इसकी पीक एज की बात करें तो पीक एज ऑलमोस्ट इसकी 45 होती है, सेल की 30s होती है और 30 से फिर 15 साल लग जाते हैं। सेल यानी स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन उसे तकरीबन 15 साल लग जाते हैं पेशेंट को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो ये बात भी करता है कि जो स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन है क्या वो इन्वेसिव कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये चीज़ बहुत सारे वेरिएबल्स पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इनको प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को एचपीवी इन्फेक्शन हो और फिर साथ में म्यूटेशन आए ट्यूमर सप्रेसर और ऑन्कोजीन्स में, तो ही सेल आगे कन्वर्ट हो सकता है स्क्वैमस कार्सिनोमा में। क्या रिस्क फैक्टर है कि क्यों स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है, उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर है बेटे कहते हैं उसके लिए रिस्क फैक्टर ये हैं कि पेशेंट को नंबर 1 तो ये कि एचपीवी का परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो। ठीक है, नंबर 2 ये कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जो कि क्या ना कर सके, एचपीवी इन्फेक्शन को कम ना कर सके या इसको बॉडी से निकाल ना सके। तीसरी बात तो कहता है कि पेशेंट जो है वो क्या करता हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो या पेशेंट को एचआईवी हो, चूंकि एचआईवी में भी बेटे इम्यूनिटी आपकी जो है वो वीक ही होती है, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। प्लस सम अदर जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए। अब अगर हम मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो पैथो में मैं आपको कहती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लें ताकि आगे जाके आपकी मेडिसिन आसान हो जाए बेटे, तो वो ये कि आप इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हो। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा और बेसिक टेस्ट है जो स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आता है वो पैप स्मेयर ही है। पैप स्मेयर पे ही इसकी जो है वो डायग्नोसिस की तरफ इशारा मिल जाता है, लेकिन अगेन पैप स्मेयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए फिर बाद में हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं और उसके ऊपर कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कार्सिनोमा है या नहीं है। वो कहते हैं कि अगर पेशेंट को कार्सिनोमा हुआ तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे। बेटे मॉर्फोलॉजी आपके पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ये हैं कि ग्रॉसली अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन से अराइज होता है और ये वेरी कर सकता है, हो सकता है माइक्रोस्कोपिक फोकाए हो, यानी कि नॉर्मल आंख से नज़र ना आए, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फोकाए हो, या फिर कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि एक स्ट्रोमल इन्वेसिव कंसिपिशियस एक्सोफिटिक मास भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कहने का ये मतलब है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो वेरी करती है। राइज ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन से होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस तरह है मॉर्फोलॉजी के लिए हो सकता है सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक फोकाई हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्सोफिटिक मैस हो। ठीक है, उसके बाद बेटे कहता है कि माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोपी के लिए इसके अंदर आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। तो माइक्रोस्कोपी के लिए कहता है कि इस तरह से टंग ऑफ नेस्ट ऑफ सेल्स होते हैं, जो हम क्या कह सकते हैं कि टंग या नेस्ट ऑफ सेल्स होते हैं, जो इसकी बेसिक जो है वो स्क्वैमस सेल की अपीयरेंस होती है। और ये जो टंग या नेस्ट ऑफ सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, डेस्मोप्लास्टिक सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस स्टेज में जो ग्रेडिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंशिएशन से। अगर ये ट्यूमर जो है वो वेल ग्रेडेड है तो जाहिर है कि इसकी जो ग्रेडिंग
ग्रेडिंग होगी वो अर्ली ग्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पोरली या डी डिफ्रेंशिएटेड है तो फिर ये हाई ग्रेड और एग्रेसिव ट्यूमर होगा। केराटिन पॉल्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एमसीक्यू में भी आता है कि माइक्रोस्कोपिकली आपका जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है वो किससे रिजम्बलेंस रखता है, तो आपने बताना है स्मॉल लंग सेल, जो कि आप रेस्ट में पढ़ते हो, स्मॉल लंग कार्सिनोमा से, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से बहुत ज़्यादा रिजम्बलेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसने मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस की है, बल्कि रुके थोड़ा सा रफ हो गया, हम इसको थोड़ा ड्रीस करके ना दोबारा से मॉर्फोलॉजी जो है वो डिस्कस करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक बेटे आपको कोई मुश्किल बात तो नहीं थी कि इन्वेसिव कार्सिनोमा है, इसमें स्क्वेमस एडीनोर मिक्स हो सकते हैं। स्क्वेमस मोस्ट कॉमन है। स्क्वेमस के लिए जो पीक एज हमने देखी गई वो 45 है। इसके रिस्क फैक्टर HPV इन्फेक्शन, इम्यूनिटी का कम होना, स्मोकिंग और HIV है। ठीक है, और उसके बाद बेटे हमने कहा डायग्नोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट तो है पैप स्मेयर है, लेकिन कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करनी पड़ती है। और अगर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो मैं आपसे दोबारा डिस्कस करती हूँ, तो मॉर्फोलॉजी के लिए वो ये कहता है कि ये जो ट्यूमर होता है ना, ये वेरी कर सकता है। हो सकता है ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक फोकाई हो, लेकिन हो सकता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्सोफिटिक मैस की फॉर्म में अच्छा खासा ट्यूमर हो। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर है अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिए देखेंगे तो हमने क्या बात की है कि इसके अंदर जो है वो नेस्ट ऑफ या टंग्स ऑफ नेस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और वो एपिथेलियल सेल्स जो है वो डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स करते हैं। तो नंबर चीज़ बेटे हमने क्या कहा कि टंग्स, या फिर अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा झमकट्टा जो है नेस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या करते हैं, डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। नंबर 2 बात मैंने आपसे की कि ट्यूमर की जो ग्रेडिंग होती है, चूंकि मॉर्फोलॉजी से हम ग्रेडिंग करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंशिएशन के, कि कितनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन है उतना ही ग्रेड बेहतर होगा, लेकिन जितना वो पूरली डिफरेंशिएटेड होगा ग्रेड उतना बुरा होता जाएगा। और बेटे अगर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी पे तो इसकी केराटिन पर्ल अपीयरेंस होती है। और नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हमने कि ये जो ट्यूमर है इसकी मॉर्फोलॉजिकल रिजम्बलेंस बहुत ज़्यादा होती है किससे, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में वो ये कहता है कि ये जो ट्यूमर होता है, क्योंकि ये एक्सो सर्विक्स और नीचे आ रहा होता है, तो ये ना सर्विक्स को इनलाइन कर लेता है, इनसर्कल कर लेता है। ठीक है, तो मोस्टली ये ट्यूमर क्या करता है, इनसर्कल कर देता है। किसको इनसर्कल करता है, सर्विक्स को इनसर्कल कर देता है। और जब सर्विक्स को बेटे ये इनसर्कल कर देता है तो वो कहता है वहाँ पे उसके स्ट्रोमा के अंदर पेनिट्रेट करता है और एक बैरल सा सर्विक्स ना, यानी कंजेस्टेड सा बैरल सा सर्विक्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। ये जो बैरस सर्विक्स है यानी उसकी कंजेशन हो जाती है, तो इसको ना आप जो है वो बाय मैनुअल पैल्पेशन करके फील भी कर सकते हो। ये पैल्पेशन पे फील भी हो जाता है, फिंगर अगर वजाइना से अंदर इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि ये ट्यूमर एक्सटेंड कर जाए। अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो या तो सॉफ्ट टिश्यूज में होगी या लिम्फ नोड की तरफ होगी। तो अगर ये सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ ट्यूमर एक्सटेंड करेगा तो जाहिर है ऊपर यूट्रस की तरफ इसने जाना है, क्योंकि ये सर्विक्स के पोर्शन से ऊपर यूट्रस है। तो यूट्रस में जब जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा फिम कर देगा या इफेक्ट्स कर देगा। ठीक है, और नंबर 2 बेटे ये कि इसकी मेटास्टेसिस भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी मेटास्टेसिस है या स्प्रेड है सबसे पहले वो लिम्फ नोड में होगा। अब ये जो इसका लिम्फ नोड की तरफ स्प्रेड है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, इंक्लूडिंग इट्स की डेप्थ ऑफ इन्वेजन पे। अगर इसकी जो डेप्थ ऑफ इन्वेजन है वो लेस देन 3 मिलीमीटर है तो जो मेटास्टेसिस का चांस है वो लेस देन 1% है। लेकिन डेप्थ ऑफ इन्वेजन मोर देन 3 मिलीमीटर है तो इसका जो मेटास्टेसिस का चांस है कि ये स्प्रेड होकर लिम्फ नोड तक जाएगा वो अप टू 10% है कि ये जा सकता है। अब मैं आपसे क्लिनिकल फीचर्स की बात करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं दोबारा से ये आपको बता देती हूँ कि हमने कहा कि इसमें नेस्ट ऑफ टंग या सेल्स होते हैं जो डिस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स के लिए या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ग्रेडिंग डिपेंड अपॉन डिफरेंशिएशन। केराटिन पर्ल होता है इसमें और ये रिजम्बल करता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से। ट्यूमर सर्विक्स को आके बहुत ज़्यादा इंसर्कल करके उसको बैरल सर्विक्स बना देता है जिसको पेल्पेट करके फील किया जा सकता है। एक्सटेंशन सॉफ्ट टिश्यू में होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर यूट्रस की तरफ होगी तो उसको एफेक्स कर देगा। लिम्फ नोड मेटास्टेसिस डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ इन्वेजन पे। अगर लेस देन 3 मिलीमीटर डेप्थ है तो मेटास्टेसिस का चांस भी लेस देन 1% है। अगर मेटास्टेसिस डेप्थ ऑफ इन्वेजन मोर देन 3 मिलीमीटर है तो मेटास्टेसिस का जो चांस है वो 10% तक है। ठीक है, अब ये हो गई बेटे इसकी मॉर्फोलॉजी के बाद यहाँ बहुत ब्रीफली हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, पेशेंट आपके पास किस तरह से आता है। मोस्ट कॉमनली ये उन लोगों के अंदर सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है जिन्होंने कभी भी अपना पैप स्मेयर नहीं कराया होता या पैप स्मेयर कराए हुए उनको बहुत सारे साल गुजर चुके होते हैं। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है ना सर्वाइकल पैथोलॉजी की, ये आप गायनी में भी पढ़ेंगे, वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आता है पेशेंट। ठीक है,
उसके बाद ये होता है कि पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, लिकोरिया होता है यानी वाटरी डिस्चार्ज होता है वजाइना से। उसके बाद पेनफुल क्वाइटस यानी अपने हस्बैंड से मिलने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है इंटरकोर्स के बाद। उसके बाद बेटे वही अगेन डिस्पिरूनिया और डिसयूरिया। डिस्पिरूनिया और डिसयूरिया, डिस्पिरूनिया कहते हैं कि यही इंटरकोर्स के बाद उनको पेन होता है, और डिसयूरिया कहते हैं यूरिन करने के दौरान उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये सिम्टम्स अगर आए, स्पेशली वेजाइनल ब्लीडिंग एक रेड फ्लैग होता है, अपने पेशेंट को जरूर सर्वाइकल पैथोलॉजी के लिए रूल आउट करना होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही होता है बेटे कि हम लोग ना हिस्टेक्टमी कर देते हैं, हम यूट्रस और ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है सारे का सारा क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका क्या है? हिस्टेक्टमी है। यूट्रस सिर्फ आप उनका निकाल सकते हो जिनकी आगे फर्दर डिजायर नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, कि करना चाहती तो फिर आप यूट्रस नहीं निकाल सकते, ठीक है। नंबर 2 कि अगर ये लिम्फ नोड तक चला गया है तो हम लिम्फ नोड की डायसेक्शन कर देंगे। नंबर 3 बेटे हम लोग इसके लिए कौन बायोप्सी भी कर सकते हैं, एक्सीजनल बायोप्सी, ठीक है, वो काफी ज्यादा बेहतर है। या इनिशियली ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपीज यानी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी की जा सकती है। कितनी मॉर्टेलिटी कॉज करता है ये तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की कौन सी स्टेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्विक्स। अब हमने सर्विक्स को ऊपर से नीचे तक सारा डिस्कस कर लिया, स्टेजेस की बात हो गई, इसके क्लिनिकल फीचर्स की भी बात होगी और बेटे ट्रीटमेंट की भी बात होगी। इसके बाद बेटे इन्होंने सर्विक्स के पोर्शन के अंदर मेरा ख्याल है एंडो सर्वाइकल पॉलिप्स के बारे में बात की हुई है। तो एंडो सर्वाइकल पॉलिप पर सिर्फ जो है वो आपके पास बिनाइन पॉलीपॉइड से बैसेस होते हैं, ये एंडो सर्वाइकल म्यूकोजा से प्रोट्रूड कर रहे होते हैं और कभी कभी लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इनकी जो सरफेस होती है एंडो सर्वाइकल पॉलिप की वो काफी ज्यादा स्मूथ सी होती है, ग्लिस्टरिंग सी होती है। पॉलिप वैसे ही आपको पता है काफी स्मूथ या ग्लिस्टरिंग इन नेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद बेटे कहता है कि समटाइम ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है। यही एंडो सर्वाइकल पॉलिप के लिए रिस्क फैक्टर भी आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैं या अर्ली एज पे सेक्स कर लिया या मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, वो सारे रिस्क फैक्टर जो सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए थे वो एंडो सर्वाइकल पॉलिप के लिए भी होते हैं। तो सर्विक्स का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। इसमें कोई कंसर्न कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें, लेकिन सर्विक्स आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये आप अच्छे से करेंगे तो आपसे आगे गायनी और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी।